नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, इसके पहले की कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु का चमत्कार कैसे कैसे हो रहा है और हर दिन एक चमत्कार हो रहा है। और अब देवेंद्र फडणवीस किसी चीज का बहाना नहीं बना सकते, कोई बहाना नहीं बना सकते। प्रभु का ऐसा चमत्कार हुआ है। चमत्कार क्या हुआ है मित्रों, आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं कह रहा हूं ना कि ये दिशा और सुशांत की आत्मा का ये बदला है। और दिशा और सुशांत की आत्मा मुंबई में भटक रही है और वो तब तक भटकेगी जब तक कि ठाकरे और उसके गैंग को जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेज देती है। और ये भटकन ऐसे ही नहीं है। दिशा और सुशांत अब मृत होकर के भी जिंदा हैं और आपने हमने सबने मिलकर के उन्हें जिंदा बनाए रखा है। और वो जिंदा हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है मित्रों? बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट, बीईएसटी उसको कहते हैं। बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट, बेस्ट शॉर्ट फॉर्म उसको कहते हैं। बेस्ट, बीईएसटी भी कहते हैं। अब मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? बीईएसटी के चुनाव हुए 12 साल से इस बाप बेटे की पार्टी शिवसेना उद्धव की पार्टी का कब्जा था और ये एमएनएस वाले भी उसमें शामिल होते हैं, राज ठाकरे की। इन लोगों का कब्जा था बीईएसटी पर। तबाह कर दिया था बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट का। ये क्या है बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट? पूरे मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी इस संस्था को है। ये एक सरकारी संस्था है जो मुंबई महानगर पालिका के तहत काम करती है और विधानसभा के तहत काम करती है, महाराष्ट्र सरकार के तहत काम करती है। लेकिन एक ऐसी सरकारी संस्था है जिसमें जो जो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय यूनियन है, आपको मालूम होगा ये क्रेडिट सोसाइटी भी है। तो ये जो एम्प्लॉय यूनियन है, महाराष्ट्र में एम्प्लॉय यूनियन की बड़ी दखल होती है किसी भी चीज में। और इस संस्था में जो क्रेडिट सोसाइटी है उसके चुनाव होते हैं और 12 साल से शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के समर्थित लोग कब्जा जमाए बैठे थे। तबाह कर दिया इलेक्ट्रिसिटी सर्विस को लेकर के और ट्रांसपोर्ट को लेकर के। जर्जर बसें, अभी महंगाई वहां पर चरम पर है, बसों के किराए में वृद्धि हुई है, उस तरह की सर्विस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की भी बदतर हालत है। अभी बारिश का जो मौसम चल रहा है उसमें क्या होता है ये सब लोगों ने देखा। लेकिन अभी चुनाव हुए इस क्रेडिट सोसाइटी की। चुनाव 21 सीटों पर हुए थे, 21 कैंडिडेट थे। उस 21 कैंडिडेट में से उत्कर्ष गुट जो था वो शिवसेना उद्धव के समर्थन से और मन से, अभी दोनों भाई मिल गए हैं, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों मिल गए हैं। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों के मिलन के बाद ये मुंबई महानगर पालिका में पहला चुनाव है। अभी इतनी कयासबाजियां लगी कि अब ये दोनों भाई एक हो गए हैं, अब तो सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा और दोनों भाई का मुंबई में कब्जा होने वाला है। ये चारों तरफ प्रचारित किया गया, दोनों भाई के लोगों ने प्रचारित किया। ये पहला चुनाव था, दोनों भाई मिलकर के अपने प्रतिनिधि को यहां पर खड़ा किया था मैदान में। और जो उत्कर्ष गुट है वो 21 में से
किस सीटों पर चुनाव हार गया। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, मेजॉरिटी नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? 7 या 9 सीटें कही जा रही हैं। अभी तक किसी-किसी में 7 सीटें बताई जा रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से। 7 सीटें मिली बीजेपी को और 14 सीटें मिली हैं जो कि बीईएसटी के, बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिपेंडेंट है, शशांक गुट को, उसको मिला है। और भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुट जो है, उसको 7 सीटें मिली हैं। 14 सीटें मिली शशांक गुट को, 14-7 21 और शिवसेना उद्धव और राज ठाकरे की मन से दोनों को ज्वाइंटली 0 अंडा, मतलब सुपड़ा साफ हो गया दोनों भाई की पार्टी का। अब ये हुआ कैसे? आप हैरान हो जाएंगे कि अभी इस चुनाव के कुछ दिन पहले ये दोनों भाई मुंबई की सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे थे। कह रहे थे कि जो मराठी नहीं बोलेगा उसकी पिटाई कर रहे थे। वो वीडियो सरेआम है, अगर आपके पास वीडियो है जरा सा वो दिखाइए पिटाई करते हुए कि किस प्रकार से इन दोनों भाइयों की पार्टी और खास तौर से मनसे जो है वो राज ठाकरे की जो पार्टी है वो किस प्रकार से मुंबई में गुंडागर्दी कर रही है, राह चलते लोगों को थप्पड़ चला रही है, मार पिटाई कर रही है। ये आप ये दिखाया है पूरी मीडिया में, आपने देखा है, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदी नहीं बोलोगे, हिंदी बोलोगे तो पिटाई खाओगे, मराठी में जवाब देना पड़ेगा। जो डिलीवरी बॉय है, जो आपको घर में सामान पहुंचाता है, ब्लिंकिट से, जेप्टो से, जोमैटो से, ऐसे लोगों को जो हिंदी में बात कर रहा है बेचारा, उसको लोग कह रहे हैं कि इन्हें मराठी में बात करो नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। इस तरह का काम इन दोनों भाइयों की पार्टी ने किया और इनके कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके भोली भाली निरीह जनता को, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, उस पर अपनी मर्दानगी दिखा रहा था। इन दोनों भाइयों को चुनौती मिला। बिहार के सांसद हैं दुबे जी, गोड्डा से, और दुबे जी ने इन्हें कहा कि अगर बिहार आओगे तो बता देंगे कि क्या होता है हिंदी। तो इसने दुबे को धमकी दी और कहा कि मुंबई में समंदर में डुबो देंगे तुमको। ये है इसकी भाषा। इस प्रकार से ये दोनों भाई गुंडागर्दी करते हैं। जनता ने और सुशांत और दिशा ने, जनता के सामने सुशांत और दिशा की आत्मा साफ खड़ी हो गई और कहा कि इस दोनों भाई को मिट्टी में मिलाओ। और जनता ने इन दोनों भाई को मिट्टी में मिला दिया और खास तौर से ये बाप बेटे को मिलाओ। बाप बेटे की गुंडागर्दी इन्हीं सब इंस्टीट्यूशन से चलती है। ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा महकमा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मुंबई का बहुत बड़ा महकमा है। मतलब ये हार गया, ये खत्म हो चुका, ये बाप बेटा निस्त नाबूद हो चुका। जिसकी गर्मी थी ना मुंबई में इन दोनों बाप बेटा की, वो गर्मी उतर गई, मिट्टी में मिल चुका है पूरी तरह से। अभी इसी दुर्ग को बचाने के लिए ये हाथ पैर जोड़ रहा है और ये दुर्ग अब इससे जा रहा है, खत्म हो चुका है। ये दुर्ग अब इसका नहीं रहा और ये शुद्ध दिशा और सुशांत की आत्मा का कमाल है, जो वहां की जनता को मजबूर कर रही है कि इन दोनों बाप बेटे को सबक सिखाओ। इसकी जो आखिरी जमीन है उसको मिट्टी में मिलाओ, इसे समंदर में डुबो, और डुबा दिया। खत्म हो गया दोनों बाप बेटा की पार्टी। इसी पर गुरूर था कि मुंबई महानगर पालिका में तो हम कब्जा कर ही लेंगे। तो 2 डिपार्टमेंट जो बड़े डिपार्टमेंट हैं वो इसके हाथ से निकल गया, खत्म हो गया खेल।
कब्जा खत्म। और ये दोनों डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ये छोटा डिपार्टमेंट नहीं है। यहीं से इसकी उगाही होती थी। ट्रांसफार्मर जल गया, उस ट्रांसफार्मर में बिलिंग करो, तार लगाने हैं, क्योंकि बारिश आती है वहां पे, हर साल भयंकर बारिश होती है और पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इन दोनों बाप बेटे ने बारिश में मुंबई डूबे इसका पूरा इंतजाम किया डिनो मौर्या के साथ मिलकर के। डिनो मौर्या दलाली करता था और इस दोनों बाप बेटे ने एक साउथ की कंपनी को ठेका दिया और वो ठेका दिलाने में डिनो मौर्या ने अपनी भूमिका अदा की। तो डिनो मौर्या के सौजन्य से इसको ये ठेका मिला और वहां से वो कंपनी डिसिल्टिंग नहीं किया, 65 करोड़ का घोटाला किया। आज मुंबई की हालत देखिए, मुंबई की हालत ऐसी है कि अगर दिन भर बारिश हो जाए तो मुंबई डूब जाती है। डुबा दिया इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर के। और कोई दूसरी पार्टी भी उससे कोई अछूती नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी वही कृत्य किया है, खासतौर से बारिश के मौसम में। जब इनकी भी सत्ता है, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। लेकिन जिनको काम करना है, यह है मुंबई महानगर पालिका का काम। उस पे तो इन दोनों बाप बेटे का कब्जा है। अब जैसे बीईएसटी में कब्जा था, तो जब बारिश आए तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन कौन, दो सबसे बड़े डिपार्टमेंट हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। दोनों पर कब्जा था इनका। ये बीस्ट पर ही कब्जा जमाए बैठा था। इसलिए आप समझिए कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से पहले ही दोनों बाप बेटा की रवानगी हो गई। ये बहुत बड़ा चुनाव है, ये छोटा चुनाव बिल्कुल नहीं है। इसे आप छोटा रिजल्ट मत समझिए। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये प्रभु का चमत्कार है, प्रभु के चमत्कार से कम नहीं है। इसे बिल्कुल भी छोटा चुनाव मत मानिए। मुंबई के दो बड़े महकमे में चुनाव हो, इलेक्ट्रिसिटी में और ट्रांसपोर्ट में, जिस दोनों पर दोनों बाप बेटा का कब्जा 12 वर्ष से हो, उसको धूल में मिट्टी में मिला दिया, चटा दिया। एक सीट नहीं मिला, एक सीट नहीं, 21 में से एक सीट नहीं, 0। ये किसका संकेत है? अब ये आपके सामने है रिजल्ट। अदालत से बच जाओगे, सरकार बचा लेगी, वहां गुलदस्ते भेंट कर दोगे, प्रभु से नहीं बचोगे। प्रभु ने तय कर लिया है कि तुम्हें हर हालत में सजा मिलकर रहेगी, सजा दी जाएगी। एमएलए जो तुम अपने भाई को वहां पर खड़े करवा करके एमएलए बने हो तुम, वरना तुम एमएलए भी नहीं बन पाते। वोट चोरी करके आए हो तुम, वहां पे सेटिंग गेटिंग करके वहां पहुंचे हो, एमएलए भी नहीं बन पाते वर्ली से। और वर्ली की जनता मालूम है कि उनसे गलती हो गई है। लेकिन बीईएसटी के लोगों ने, वोटरों ने कोई गलती नहीं की और दोनों बाप बेटा को धूल चटा दिया। 21 में से एक भी सीट नहीं मिला, एक भी सीट नहीं, जो 12 साल से कब्जा किया हुआ है। ये छोटी बात आपको लगती है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और अब जो आखिरी दुर्ग है इसका, ये आखिरी दुर्ग में से आधा हिस्सा था जो कट गया। जो मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव होना है, जिसके लिए ये सारे तिकड़म कर रहा है, दोनों भाई इकट्ठा हुए हैं, उसकी अभी सारी पोल पट्टी खुलने वाली है। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार। आधी लड़ाई ये हार चुका है। ये बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट का चुनाव तो ये खत्म हो चुका। अब महानगर पालिका में भी इसे जनता धूल चटाएगी। इसमें तो 21 का 21 पे ये आउट हो गया, 0 पर आउट हुआ। दोनों भाई मिलकर के भी कुछ नहीं कर पाया। अब ये हुआ कैसे कमाल? मित्रों, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि आप भले ही मुझे मत जिताओ, किसी तीसरे को जिताओ, लेकिन इस दोनों भाई को मत जिताओ। खेल हो गया। खुद का स्कोर बहुत अच्छा नहीं किया बीजेपी ने। ऐसा नहीं हुआ कि अगर बीजेपी पूरा 21 का 21 जीत लेती तो ये दोनों भाई प्रचार करते रहते कि भाजपा ने गलत किया हमारे साथ, देखिए यहां भी कब्जा कर लिया।
तो भाजपा ने कहा कि भैया मुझे वोट नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, मैं बैकफुट पर रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जीते और फिर बाद में हम उसे मदद कर देंगे। एक खेला हो गया, बहुत बड़ा खेला हो गया। और यहां देवेंद्र माननीय फडणवीस जी ने थोड़ा सा खेल किया है। तो उस खेल में, राजनीतिक खेल में तो माहिर हैं ये। राजनीतिक खेल में इन्होंने खेल किया और उस खेला में क्या हुआ कि खुद को कम सीट दिला करके इंडिपेंडेंट को, शशांक गुट को 14 सीट दिलवा दिया और खुद को 7 सीट ही रखा। रखा मतलब उन्होंने उस तरह से कन्वासिंग की कि जनता को एक तरह से संदेश दिया कि मुझे नहीं जिताइए, कोई बात नहीं है, लेकिन इस दोनों भाई को मत जिताइए। और ये कन्वासिंग काम कर गया कि इंडिपेंडेंट को जिता दो, जो कामगार का जो ओरिजिनल संगठन है वहां पे उसको जिता दो। तो शशांक गुट जीत गया और अपना पार्टी का जो समर्थित जो गुट था उसको 7 सीटें ही रही मिली। अब ये दोनों भाई आरोप भी नहीं लगा सकते। बड़ी चतुराई से, बड़ी चतुर सुजान बन करके ये खेल कर दिया भाजपा के लोगों ने वहां पे कि ये खेला करो, मैं जीतने के लिए तैयार नहीं हूं, किसी तीसरे को जिता दो, लेकिन उन दोनों भाइयों को मत जिताओ। और ये काम कर गया, वरना 21 में से 1-2 सीट तो आ ही जाती। जनता का गुस्सा इतना है इन दोनों भाइयों को लेकर के, इतना है, और सुशांत और दिशा का प्रकोप इतना है मित्रों, इतना प्रकोप है कि उस प्रकोप से ये दोनों भाई अब ये जो दूसरे हैं राज ठाकरे, इनको आप कहते हैं ना कि वो जब वो कहावत है ये इनकी, जब ये होती है तो शहर की तरफ दौड़ते हैं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि जब शामत आती है इनकी तो ये शहर की तरफ दौड़ते हैं। डैश डैश की जब शामत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ते हैं। अब वो डैश कौन है वो आप समझ लीजिए, मैंने आपको बता दिया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप समझिए। डैश की शामत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, वही हुआ। अब ये विपरीत, विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक डूबते हुए नाव को जाकर के पकड़ लिया। जो नाव डूब रहा है, डूब चुका है, पूरी तरह से डूब चुका है, उसको जाकर के पकड़ लिया, क्योंकि ये खुद ही डूबा हुआ है। तो एक डूबा हुआ व्यक्ति डूबे हुए नाव को, जो अब डूब रहा है, उसको जाके पकड़ लिया और सोच रहा है कि इस डूबते हुए नाव से हम उबर जाएंगे। मैं राज ठाकरे की बात कर रहा हूं। पहले भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने घास नहीं डाला। फिर इन्होंने कोशिश की कांग्रेस से भी साठगांठ करने की, कांग्रेस ने भी घास नहीं डाला। और शरद पवार तो इनको पसंद करते ही नहीं है, तो शरद पवार के पास भी नहीं गए। लेकिन इन लोगों के रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं, सारी पार्टियों के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस भी इन्हें समझती है, शरद पवार भी इन्हें समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो इन्हें नक से लेके बाल तक समझते हैं। बीजेपी को तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है दोनों भाइयों के बारे में। इन्होंने क्या किया कि एक डूबता हुआ नाव, शिवसेना उद्धव, जिसकी पार्टी खत्म हो गई, जिसका सिंबल चला गया, उसको जाकर के उसका दामन पकड़ लिया कि हमें उबार दो। दोनों डूब गए। मतलब एक जो डूब रहा था उसको, उसके सहारे बचने के प्रयास में ये दोनों डूब गए। और यही होता है। पता नहीं आप लोग कितने तैराकी करते हैं, आपने, वैसे तो समंदर के किनारे आप लोग हैं, खासतौर से महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग जो हैं, जो देख रहे होंगे वो फौरन समझ जाएंगे। समंदर में तो बहुत कम तैराकी होती है, लेकिन नदियों में अगर आप तैरने जाएं और कोई एक डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए भी जो जाता है वो भी, उसकी भी हालत खराब हो जाती है और वो भी डूब जाता है। उसका कारण ये होता है कि डूबता हुआ व्यक्ति क्या करता है, उसे इस तरह से पकड़ता है कि उबारने वाला व्यक्ति खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, नियंत्रित नहीं कर पाता है, और वो भी अपना नियंत्रण खो देता है और वो डूब जाता है। हाँ, अगर उबारने वाला व्यक्ति मजबूत हो और वो इसका मास्टर हो कि डूबते हुए को कैसे बचाया जाए, इसकी मास्टरी हो उसको, तब वो बचा लेता है। लेकिन ये मास्टरी कब होगी? आपका काम अच्छा हो, आपका कृतित्व अच्छा हो, आपके विचार अच्छे हों, आपकी आइडियोलॉजी अच्छी हो, आपका संगठन अच्छा हो, अच्छे लोगों से संपर्क हो, अच्छा कृत्य करते हो, तब तो आप नहीं डूबेंगे। लेकिन सारा कुकर्म करें, सारे गलत लोगों के साथ संपर्क करें और उसके बाद कहें कि हम अच्छे तैराक हैं, तो कैसे होगा? राजनीति की जो नदी है उसमें
अच्छी तैराकी के लिए अच्छे विचार, अच्छा व्यक्तित्व और जनता के प्रति समर्पण भाव, ये होता है। ऐसा नहीं होता है कि जनता ने आपको वोट दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाओ और सीधे सामने से आपने छुरा घोंप दिया बीजेपी के सीने में और छुरा घोंप करके निकल लिया कुर्सी पाने के लिए। तो जनता नहीं समझती है कि ये बात जस्ट अपोजिट विचारधारा से, जिस विचारधारा को आप और आपके पिताजी 40-50 वर्षों से गाली गलौज कर रहे थे, उनके खिलाफ मुखर थे, उनको पानी पी पी करके कोसते थे, उसके साथ सिर्फ एक कुर्सी पाने के लिए अपनी 30-40 साल की एक डिपेंडेबल अलायंस को तोड़ करके कुर्सी पाने के लिए चले गए आप। तो जनता को समझ में नहीं आ रहा है क्या? जनता सब समझ रही है। जनता समझ रही है कि आपने गद्दारी किया, आपने धोखा दिया, आपने सामने से खंजर भोंका है। तो फिर आपको आपकी राजनीति, ये जो जनता जिस राजनीति के दरिया में नहाती है, उस दरिया में आपको डुबोने के लिए जनता हमेशा तैयार रहती है और आपको जनता ने डुबो दिया उस दरिया में। अब आपके उबरने की कोई संभावना नहीं है। अब सवाल मित्रों ये है कि देवेंद्र फडणवीस किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए, अभी तक तो बात ये हो रही थी कि नहीं बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, उसमें दोनों की बड़ी मजबूत स्थिति है। ये जो झूठ फैलाता है, इसके दलाल पत्रकार, ये दोनों बाप बेटे के दलाल पत्रकार ये खबर फैलाते रहता है कि बड़ी मजबूती है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की बड़ी फैन फॉलोइंग है। ये इतना बड़ा अहंकारी है कि कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, जिस वीडियो में ये व्यक्ति खड़ा है हाथ ऐसे पीछे करके। कौन? आदित्य ठाकरे, ये दो कौड़ी का नेता, जिसे आप, इसको कोई ज्ञान नहीं है, ना तो ये नौकरी के लायक है, ना ही जनसेवा के लायक है, किसी लायक नहीं है। दिन रात ये चरस गांजा पीते रहता, बीड़ पीते रहता है। तो ये आदमी पीछे से हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ा था और इसके लिए गुलदस्ता कोई इसकी पार्टी का एक कार्यकर्ता लेके खड़ा था। और जब देवेंद्र फडणवीस आया तो इसने उस कार्यकर्ता ने इनके बिहाफ पे गुलदस्ता दिया। इनका अहंकार तो देखिए, वाह! ये औकात बतलाते हैं कि गुलदस्ता भी कोई और दे रहा है। हमने इशारा किया गुलदस्ता दे दो। अहंकार देखो इस बाप बेटे का। आदित्य ठाकरे, क्यूवाइब नेटवर्क अभी जिंदा है। तुम्हारी एक एक करतूत को जनता के सामने ले जाएंगे और एक्सपोज करेंगे तुम्हें पूरी तरह से। जनता की अदालत में ले जाएंगे। अदालत तुम्हें थोड़ा बहुत इधर उधर रिलीफ दे सकती है, जो अब देने नहीं देंगे, लेकिन जनता की अदालत में तुम्हें घेरते रहेंगे, तुम्हारे एक एक कृत्य को एक्सपोज करते रहेंगे। तो इसका अहंकार देखिए कि ये देखिए गुलदस्ता, देखिए गुलदस्ता, देखिए गुलदस्ता, देखिए किसने दिया? इसके कार्यकर्ता ने दिया और ये वहां खड़ा रहा और उसके बाद हाथ मिलाने के लिए ये आगे बढ़ा। ऐसा है इसका अहंकार। मैं तो हैरान हूं देवेंद्र फडणवीस से। अगर मैं उनकी जगह मुख्यमंत्री होता तो जैसे इसने हाथ बढ़ाया था, मैं कहता हाथ पीछे करो, हटो यहां से, क्या कर रहे हो यहां पे, व्हाट इज दिस, ऐसे बोलता, व्हाई यू आर हियर। 135 सीट लाने वाली पार्टी का मुख्यमंत्री है वो, और वो राजनीतिक शुचिता का परिचय दे रहे हैं। वो राजनीतिक शुचिता का परिचय, मैं तो हैरान हूं कि मोदी की पार्टी का है वो व्यक्ति। मोदी शेर की तरह चलते हैं, शेर की तरह। अमित शाह को देखिए, वो शेर की तरह चलते हैं। ऐसे टुच्चे, ऐसे लुच्चे नेता उनके आसपास घूमते नहीं है। वो जिनको कहते हैं आओ तो आओ। मुझे शर्म आ रही है कि मोदी के नेतृत्व में ये कौन से देवेंद्र फडणवीस है, ये कौन नेता है ये फडणवीस जी। घिग्गी बंद जाती है इनकी, इतने डरपोक। वो दो कौड़ी के नेता के सामने झुक जाते हैं, उनसे हाथ मिलाने लगते हैं। मैं तो हैरान हूं। योगी की पार्टी के नेता, योगी के राज में एक सैनिक के ऊपर मेरठ में टोल पर हमला किया, टोल वालों ने पिटाई की एक कर्नल की। खबर मीडिया में आई, खबरों की जानकारी हुई और खबर की जानकारी मिली, उसके बाद योगी ने उस टोल का जिसे कॉन्ट्रैक्ट था उसके खिलाफ 25 लाख का जुर्माना लगाया, ब्लैकलिस्ट किया। अब जिंदगी में वो किसी भी जगह
टोल पर काम नहीं कर पाएगा, उसे कोई टोल की वसूली का काम नहीं मिलेगा। ये है योगी। एक मामूली घटना पर इस तरह से योगी रिएक्ट करते हैं। हमारे ये मुख्यमंत्री इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं और अपने को बड़े कहते हैं कि हम तो बड़े जबरदस्त दिमाग वाले हैं। अरे भाई, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, और अगर काम कर रहा होता तो अभी इसी वक्त अब ठाकरे को उठा लीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए, ठाकरे को गिरफ्तार कीजिए। कुछ बचा नहीं अब इस दोनों बाप बेटे के पास। कब तक आप इसका साथ देंगे? जनता बार बार आपको संकेत दे रही है, जनता बार बार आपको बतला रही है कि भाई क्यों डरते हैं आप इससे। इसकी कोई भौकाली नहीं है, इसका कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, खत्म हो चुके हैं। हमने इसे खत्म कर दिया, बाकी काम तो करो तुम। हमने तो इसे रास्ते ला दिया रास्ते पर, अब तो काम तुम्हारा है। और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर आखिर में एक दिन हमें ही करना पड़ेगा, गिरफ्तार भी हमें ही करना पड़ेगा, वो भी किया जाएगा। लेकिन जनता अपना काम करते जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री का पुलिस झूठा एफिडेविट दे रहा है। मुख्यमंत्री का पुलिस, मुंबई का पुलिस कमिश्नर फरार घूम रहा है, वो एफआईआर नहीं दर्ज करता है। चीफ सेक्रेटरी जवाब नहीं देता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जवाब नहीं देता है, कमिश्नर जवाब नहीं देता है, और उनका एक करप्ट पुलिस ऑफिसर वो एक घटिया झूठा फ्रॉड एफिडेविट पेश करता है, झूठ का पुलिंदा पेश करता है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी है। तो देवा भाऊ, अब आपको जनता बार बार निर्देश दे रही है, बार बार आदेश दे रही है। ये जो रिजल्ट है, बीईएसटी का रिजल्ट, ये कह रहा है कि एफआईआर कर लो दिशा के केस का और आदित्य ठाकरे को उठा लो। अब और उसे लीज ऑफ लाइफ मत दो, नहीं तो अभी आपको जनता ने साथ पर टिकाया है। आने वाले चुनाव में क्या करेगी जनता आपके साथ? मतलब आप अपनी पॉपुलैरिटी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हो और जनता के बीच में आप एक विलेन के रूप में स्थापित होते जा रहे हो, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी। तो आप अपने को बचाओ और पार्टी को भी बचाओ। इससे नुकसान मोदी की पार्टी को हो रहा है, इससे नुकसान अमित शाह की पार्टी को हो रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी पार्टी को बचाने के लिए अपनी कृत्य में सुधार कर लीजिए। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब देखते हैं इस फैसले के बाद भी आपकी आंखें खुलती हैं या नहीं खुलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।